क्लास। और कल हमने सेक्शन 1 तक किया था और साथ में सेक्शन 46 किया था। ओके, आईपीसी पुलिस एक्ट का। ठीक है, आज हम सेक्शन 2 से शुरू करेंगे और देखते हैं कितने सेक्शन तक होता है। ठीक है, मतलब कितना हद तक हम कर सकते हैं आज फिर भी। सबसे पहले सेक्शन 2 से शुरू करते हैं। मैंने पहले बोला कि पुराने बेयर एक्ट का पीडीएफ है, इसमें नई चीजें नहीं है, वो मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुलिस बल का गठन किस सेक्शन से किस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, एंड आज बगल बगल में दोनों स्क्रीन कर दिया है ताकि हमको बार बार इधर इधर खोलना ना पड़े, और वहां पे लिखने से अच्छा हम सीधे यही लिख देंगे। ठीक है, सेक्शन 2 देखो लिखा हुआ है बल का गठन। ठीक है, बल का गठन मतलब फोर्स का गठन, मतलब पुलिस अधिनियम में तो पुलिस बल का गठन। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतिता भर्ती किया जाएगा, और वह अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीति से गठित हो जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे। अगर ये बेयर एक्ट तुमको नहीं दिख रहा है तो तुम लोग अपना इसको क्लास को टीवी पे कनेक्ट कर लोगे, दिखेगा साफ। नहीं तो अपना बेयर एक्ट ओपन कर लेना। बस तुमको क्लियर करने के लिए कहाँ दिया हुआ है, मैंने बगल में बेयर एक्ट लगा दिया है। ओके, इस अधिनियम के बंधों के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें वो भी होंगी जो राज्य सरकार निर्धारित करे। तो देखो इसमें सिर्फ सेक्शन 2 दिख रहा है, पुराना बेयर एक्ट है। इसके साथ एक सेक्शन और है, सेक्शन 2 एक न्यू सेक्शन है, बताते हैं उसके बारे में। पहले सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 पुलिस बल के गठन की बात कर रहा है। ठीक है, गठन की बात कर रहा है। ओके, क्या बोलता है ये सेक्शन कि एक राज्य एक स्टेट में जितना भी पुलिस बल होगा, ठीक है, राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन, ठीक है, जितना भी पुलिस बल होगा या जितना भी पुलिस स्थापन होगा उसको, मतलब स्थापन मतलब जितनी भी पुलिस सेवाओं की स्थापना होगी उसको एक पुलिस बल समझा जाएगा। ओके, सो एक राज्य में एक पुलिस बल होगा। ठीक है, कई अलग अलग पुलिस काम नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद ये आगे बोलता है उस पुलिस बल में जो अधिकारी होंगे, ठीक है, उस पुलिस बल में जो अधिकारी के अलावा अन्य पुलिस जन होंगे, इंस्पेक्टर, सिपाही, दरोगा इत्यादि। ठीक है, इन सब की संख्या क्या होगी, इनकी भर्ती कैसे की जाएगी, इनका वेतन क्या होगा इत्यादि, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार। ठीक है, ओके, बस इस सेक्शन में इतना ही समझना है। इसके बाद सेक्शन 2A, सेक्शन 2A क्या कहता है, देखो ये सेक्शन और सेक्शन 8A, इन दोनों को, सेक्शन 8A इन दोनों को सन 2001 में पुलिस अधिनियम में संशोधन करके, उत्तर प्रदेश संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, 2001 में, तो ये याद रखना है। और ये प्रावधान करता है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का। ये पढ़ने में अजीब सा है ना, नागरिक उड्डयन कार्मिक बल का। ओके, ये कौन है, तो जो फोर्सेस हमारे एयरपोर्ट्स पर लगती हैं, ठीक है, और जो फोर्सेस यूपी में जितने एयरपोर्ट है, ठीक है, यूपी के बारे में पढ़ना है तो सीधी सी बात चलती है, जितने भी हवाई अड्डे हैं उन पर जो बल लगेंगे पुलिस बल, ठीक है, बड्डे लिख दिए क्या, सो सॉरी, बल की जगह बा ध्यान आ गया। चलो, हवाई अड्डे है ना यूपी में, प्लस उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर में हवाई अड्डा है, प्लस उत्तर प्रदेश सरकार जिन वायुयानों को भाड़े पर लेती है, ठीक है, इन सब की सुरक्षा के लिए जो बल लगेगा वो बल इसमें आएगा।
और इसकी स्थापना भी उत्तर प्रदेश सरकार ही करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक्ट के अंतर्गत आ रहा है ये। ठीक है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ठीक है, एक सेकेंड, इसमें भी सारी शर्तें और नियम कौन बनाएगा, स्थापना कौन करेगा, तो वही स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जाहिर सी बात है, यूपी पुलिस एक्ट पढ़ रहे हैं तो यूपी सरकार करेगी, है ना। इसमें जो चीज याद करने को हम बोल रहे हैं, इनका जो प्रशासन होगा, इस पुलिस बल का जो प्रशासन होगा, ठीक है, स्थापना नहीं प्रशासन, वो किसके अंदर होगा, वो भी सेक्शन में दिया गया है। उसका नाम है नागरिक उड्डयन महानिदेशक। ठीक है, चलो ओके, तो पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं। पुलिस बल का गठन हो रहा है सेक्शन 2 और 2A में। क्या सेक्शन 2 कहता है कि एक राज्य के अंतर्गत जितनी भी पुलिस बल की स्थापना होगी उसको एक पुलिस बल समझा जाएगा। इसमें जो अधिकारी पुलिस जन की संख्या है, भर्ती है, शर्तें क्या है, अन्य वेतन क्या है, इसका निर्धारण उस राज्य की सरकार करेगी। फिर 2A और सेक्शन 8A ये दोनों संबंधित है नागरिक उड्डयन कार्मिक बल से, जिनको 2001 में संविधान संशोधन द्वारा नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है। जो हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ हवाई अड्डा है, जो अन्य वायुयान उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार किराए पर लेती है, उनकी सुरक्षा के लिए जो बल होगा उसको नागरिक उड्डयन कार्मिक बल कहा जाएगा। इसकी सारी शर्तें नियम भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। प्रशासन इसका होगा नागरिक उड्डयन महानिदेशक के अंतर्गत, जैसे कि पुलिस महानिदेशक के अंतर्गत होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना, सेक्शन 3। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा। ठीक है। साधारण पुलिस जिले में, साधारण पुलिस जिला क्या है ये हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा सेक्शन में था बताना। ठीक है। पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा और उनके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसा प्राधिकृत हो। इसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सख्त नहीं होगा। सो क्या कह रहा है सेक्शन 3, आइए देखते हैं। सेक्शन 3 बात करता है पुलिस बल का किसमें निहित होना। तो जो पुलिस बल है इसका अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा। अधीक्षण किसमें निहित होगा, राज्य सरकार में, और अथा जो इनके नियंत्रण में रख सकेगा। ठीक है। और फिर ये बताता है कि इस अधिनियम मतलब पुलिस एक्ट के अलावा जो शर्तें दी गई हैं, पुलिस एक्ट में जो नियम दिए गए हैं, इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति, यहां तक कि न्यायालय भी, कोई अन्य व्यक्ति यहां तक कि न्यायालय भी, ठीक है, किसी पुलिस बल के कर्मचारी को नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं है। पुलिस बल के किसी कर्मचारी को नियंत्रित नहीं कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, सिवाय कि जब ऐसा प्रावधान इस एक्ट में कहीं दिया गया हो। ठीक, तो ठीक है। तो सेक्शन 3 बता रहा है कि पुलिस बल का अधीक्षण या नियंत्रण किसके अंतर्गत होगा, राज्य सरकार के अधीन, और कोई अन्य व्यक्ति या न्यायालय अगर इस अधिनियम में ऐसा कहीं उपबंध नहीं है तो ऐसे पुलिस बल के किसी कर्मचारी को नियंत्रित नहीं कर सकेगा। ओके, अब चलते हैं पुलिस महानिरीक्षक सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 के साथ हम सेक्शन 4, 5 और 12 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 + 5 + 12। तो पढ़ने से पहले हम इसका एक हेडिंग दे लेते हैं, है ना। हेडिंग क्या बनेगी यहाँ पर,
पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है, एवं उनकी शक्तियां, ठीक है। और सेक्शन 4, 5 एंड 12 हम तीनों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 4 क्या बोलता है। सेक्शन 4 कह रहा है कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में, जो पुलिस महानिरीक्षक अधिकारी कहलाएगा, और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा। तो अगर साधारण पुलिस जिला है, इसमें जितनी भी पुलिस फोर्स होगी, सेक्शन 4 की बात हो रही है, ठीक है, इनका नियंत्रण किसके अधीन होगा? तो सबसे पहले याद रखना, पुलिस महानिरीक्षक ही लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत होगा, ठीक है। पुलिस महानिरीक्षक है तो इसके अंतर्गत होगा। और इसके अलावा 2 व्यक्तियों की बात और कही गई है, ठीक है, महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, ठीक है, इनमें भी नियुक्त होगा। प्लस इनकी पोस्टिंग कौन करेगा, इनको नियुक्त कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि साधारण पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन किसमें निहित होगा? तो पुलिस महानिरीक्षक में। अब देखो इसके आगे लिखा है, जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देश के अधीन एक जिलाधीक्षक और ऐसे सहायक जिलाधीक्षकों में जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित होगा, ठीक है। इसके बाद बात हो रही है जिले के मजिस्ट्रेट की शक्तियों की, लेकिन अभी हम लोग इसी को देखते हैं। देखो, ओके, सो ये जो पुलिस महानिरीक्षक है, जिसमें पुलिस बल की शक्तियां निहित होंगी, नियंत्रण निहित होगा साधारण पुलिस जिले में, ये पुलिस बल का हेड होता है ना। बट 1984 में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको पुलिस महानिदेशक कहा गया। पुलिस महानिदेशक। नौ पुलिस महानिदेशक जो है इससे ऊपर का व्यक्ति है, और पुलिस बल की जो शक्तियां होंगी वो कहाँ निहित होंगी? पुलिस महानिदेशक में निहित होंगी। तो अगर तुमने कहीं पर लिखा है पुलिस महानिरीक्षक में निहित है, तो उसको कट करके पुलिस महानिदेशक करो, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 1984 में इस पद की स्थापना की गई और ये उससे हायर लेवल का है। ओके, फिर सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 भी इसी में पढ़ना है हमें। सेक्शन 5 क्या बोलता है? लेट्स सी, महानिरीक्षक की शक्तियां क्या है? साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी, किंतु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित तरीके से करेगा। तो इस महानिरीक्षक को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? समस्त पुलिस जिले में मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, जिसके लिए समय समय पर कानून निर्देश या मर्यादाएं, सीमाएं कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार निर्धारित करेगी, जाहिर सी बात है। पुलिस बल की स्थापना राज्य सरकार कर रही है, तो ऐसा सारा काम राज्य सरकार करेगी। हम यहाँ पर उसको नहीं लिख रहे, तो ये याद रखना है। इसके बाद शक्तियों में सेक्शन 12 भी हमने ऐड किया था, तो हम लोग सेक्शन 12 भी एक बार देख लेते हैं क्या है सेक्शन 12। महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन वर्गीकरण के, देखो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वहां पे हम शॉर्ट में लिख देंगे। पुलिस महानिरीक्षक जो कि हेड है, तो पुलिस महानिदेशक हो जाएगा यहाँ पे। पुलिस बल के संगठन करने, पुलिस बल का वर्गीकरण करने, पुलिस का कैसे वितरण करना है, मतलब कहाँ पर कितनी पुलिस लगानी है, उन स्थानों में जिनमें बल के सदस्य निवास करते हैं, जहां पुलिस फोर्स रुकेगी रहेगी,
पुलिस बल के द्वारा की जाने वाली विशेष सेवाओं के लिए, उनके निरीक्षण के लिए, उन्हें दिए जाने वाले हथियारों के लिए, साज सज्जा का सामान मतलब 1 स्टार 2 स्टार जो वर्दी पहनते हैं इत्यादि, और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वर्णन से उनके द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण और संसूचना से संबंध ऐसे आदेश और नियम जिन्हें वह समुचित समझे। पुलिस बल के संबंध में ऐसे अन्य आदेश और नियम उन्हें महानिरीक्षक कर्तव्य के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के लिए और ऐसे बल को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में दक्ष बनाने के लिए समय समय पर समीक्षीन करे। राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन समय समय पर बना सकेगा। ओके, तो ये चाहो तो तुम लोग अलग से कर लो नोट्स बना के। देखो तुम लोग को नोट्स भेज देंगे क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज में, वहां पे ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, पुलिस बल का संगठन करना है या पुलिस बल का वर्गीकरण करना है, अलग अलग वर्ग में बांटना है, या उनका वितरण करना है। तो पुलिस प्रशासनिक वितरण होगा, मतलब कहाँ पर कितनी पुलिस लगानी है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरी शक्ति, बल का निवास स्थान कहाँ होगा, मतलब पुलिस फोर्स कहाँ रुकेगी, ठीक है। तीसरा, पुलिस बल को दी जाने वाली विशिष्ट सेवाएं, क्योंकि विशिष्ट सेवाएं पुलिस बल द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट सेवाएं हैं। पुलिस बल का अगर निरीक्षण करना है, ठीक है, उनको दिए जाने वाला हथियार जिसको इसमें आयुध शब्द लिखा हुआ है, साज सज्जा का सामान, साज सज्जा मतलब जो उनकी ड्रेसिंग वगैरह इत्यादि होती है, एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जो वो यूज करते हैं, अन्य आवश्यक वस्तु, ठीक। ओके, फोर्थ, अगर पुलिस बल में कुछ गुप्त वार्ता हो रही है, क्योंकि भाई से जाहिर सी बात है, हर बात पुलिस की जनता तो जानती नहीं है, कुछ तो उनका प्राइवेट भी रहता है, सिक्योरिटी वगैरह रहती है ना। तो ऐसी वार्ता, गुप्त वार्ता जानकारी का कहीं ना कहीं संग्रहण होगा, अर्थात इकट्ठा किया जाएगा, है ना। और उसकी सूचना भी कहीं इकट्ठा की जाएगी, ठीक है। उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना और कर्तव्यों के दुरुपयोग को रोकना, इस संबंध में भी नियम बनाना पड़ेगा। बल को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, दक्ष भी बनाना पड़ेगा। दक्ष बनाना तो हमने उद्देशिका में ही देखा है इस एक्ट के, है ना, उद्देशिका में ही देखा था। ओके, तो ये सारे कार्य कौन करेगा, महानिरीक्षक करेगा। इस संबंध में नियम कौन बनाएगा, महानिरीक्षक बनाएगा, लेकिन राज्य सरकार के पुनर्वमोदन से, ठीक है। राज्य सरकार से इससे सलाह, इसके बारे में पूर्व अनुमोदन करवा सकता है, ठीक है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं शॉर्ट में क्या बोल रहा है ये। ओके, तो हम देख रहे हैं कि पुलिस बल का गठन, सॉरी, पुलिस महानिरीक्षक और एवं उसकी शक्तियां सेक्शन 4(5) में था, और सेक्शन 4(5) के साथ सेक्शन 12 भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये तो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर में अगर आएगा तो तीनों सेक्शन लिखना है। तो सबसे पहले बात होती है सेक्शन 4 की, जिसमें कहा जाता है कि समस्त पुलिस जिले में जो हेड होगा पुलिस का, वो पुलिस महानिरीक्षक होगा। अन्य महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक हो सकते हैं। इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। 1984 में महानिरीक्षक से ऊपर एक पद की स्थापना हो गई, पुलिस महानिदेशक। अब ये सब सारी शक्तियां जो महानिरीक्षक के पास थी, महानिदेशक के पास है, ठीक है। कौन सी, नियंत्रण की, ठीक है। फिर सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 आया। सेक्शन 5 कहता है कि महानिरीक्षक के पास उस समस्त पुलिस जिले में
मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियां होंगी। ओके, फिर सेक्शन 12 कहता है महानिरीक्षक से संबंधित कुछ नियम कानून बना सकेगा। क्या नियम कानून होंगे या किस चीज से संबंधित होंगे ये? तो देखो, उस पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण या वितरण से संबंधित, वो पुलिस बल कहाँ निवास करेगी, कहाँ रुकेगी, कहाँ आएगी जाएगी, उनका विशिष्ट सेवाएं अगर वो पुलिस बल कहीं दे रही है, तो किसी प्रकार का निरीक्षण पुलिस बल को प्रदान किया गया आयुध, हथियार, साज सज्जा और आवश्यक सामान, पुलिस बल के बीच में होने वाली गुप्त वार्ताएं, जानकारी इत्यादि का संग्रहण, सूचना इत्यादि से संबंधित नियम, उनका कर्तव्य क्या है और उन कर्तव्यों के दुरुपयोग को रोकने संबंधी नियम, तथा उस पुलिस बल को अपराध रोकने इत्यादि संबंधी दक्ष बनाने संबंधी नियम कौन बनाएगा? महानिरीक्षक। हाँ, लेकिन महानिरीक्षक क्या करेगा? राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन करवा सकता है। ठीक है, ओके। सो ये था महानिरीक्षक की और उसकी शक्तियां। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है सेक्शन 7। देखो, सेक्शन 6 क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन 6 में पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट संबंधी शक्तियां थी, लेकिन इसको 1882 में 1882 में ही निश्चित कर दिया गया। ठीक है, बहुत पहले ही निश्चित कर दिया गया है, तो कुछ बचा ही नहीं है ना। ओके, इसके बाद आएगा सेक्शन 7। पहले बैरक पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम मैपिंग करते हैं। चलो, तो अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि, अधिकारियों को नियुक्त होना और उनको हटाया जाना। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम के अधीन बनाए जाए, अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक गण, ठीक है, महानिरीक्षक, महानिरीक्षक गण, सहायक महानिरीक्षक गण और जिला अधीक्षक गण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे अधिकारियों को पदच्युत, निलंबित या अवनत कर सकेंगे जिससे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल, उपेक्षा मान पाए, या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षा पूर्ण रीति से निर्वहन करता है, या जो स्वकार्यण अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः अयोग्य कर लेता है, निम्न दंडों में से कोई एक दंड दे सकेगा, अर्थात 1 मास के वेतन से अनाधिक किसी राशि का भुगतान, दंड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम, अन्य कार्य के सहित या रहित 15 दिनों की अनाधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध, सदाचार वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना। ओके, चलो। सो सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि जो निम्न पंक्ति के, अवर पंक्ति के अधिकारी हैं, जो अवर पंक्ति के अधिकारी हैं, अधिकारी या पुलिसकर्मी है, ठीक है, चलो अधिकारी शब्द ही ले लेते हैं, जो अधिकारी लिखा हुआ है, ठीक है, उनकी नियुक्ति और पद से हटाया जाना, तो यहाँ शब्द यूज हुआ पदच्युति। ओके, सेक्शन 7 है ना। चलो, अब बोल रहा है, पहला लाइन बोल रहा था, हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर है, अगर वो पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, उसका कोई कुछ ना कुछ तो कर्तव्य होगा, अपने कर्तव्य के निर्वहन में, ठीक है, कर्तव्य के पालन में शिथिल है, शिथिल मतलब लेजी टाइप का है, ठीक है, या लापरवाही करता है,
क्या करता है, लापरवाही करता है, जानबूझ कर सही से काम नहीं करता, या क्या कर रहा है, अपने आप को अयोग्य बना लिया है किसी कारण से, ठीक है, अपने आप को अयोग्य कर लिया है, उस पद के योग्य नहीं रह गया है अब, तो उसके उसको उस पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किस प्रकार से? तो पहला है, या तो पदच्युत कर दिया जाए, दूसरा या तो उसको निलंबित कर दिया जाए, और या फिर उसको अवनत कर दिया जाए। तो चाहे परमानेंट हटा दिया जाए, चाहे सस्पेंड इत्यादि कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो, सेकंड लाइन जो बोलती है वो ये बोलती है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो स्वयं को अयोग्य बना लेता है, ठीक है, स्वयं को क्या कर रहा है, अयोग्य बना लेता है, या जानबूझकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, शिथिल लापरवाही कर रहा है, शिथिल इत्यादि कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको दंड दिया जा सकता है, उसको दंड दिया जा सकता है। और दंड दंड एक दंड भी दिया जा सकता है, या एक से अधिक दंड भी दिया जा सकता है, एक से अधिक दंड भी दिया जा सकता है। कौन कौन से हैं ये दंड, जरा हम देखते हैं, ठीक है। उसके एक माह का वेतन, एक माह का वेतन जुर्माने में काटा जा सकता है, ठीक है, या उससे अतिरिक्त पहरा, मतलब अतिरिक्त काम करवाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पहरा मतलब चौकीदारी इत्यादि, जो भी काम हो उससे एक्स्ट्रा ड्रिल करवाया जा सकता है, ठीक है, अतिश्रम करवाया इत्यादि ऐसा कार्य जो पनिशमेंट के रूप में हो करवाया जा सकता है, ओके। और इन सब के साथ ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इनमें से, इन सब के साथ या इनके बिना, हो सकता है कि सिर्फ इसी को दे दिया जाए, या हो सकता है इनके बिना 15 दिन तक के लिए उसको उसके क्वार्टर में बंद कर दिया जाए, क्वार्टर परिरोध कर दिया जाए। परिरोध का सीधे से मतलब होता है उससे बाहर नहीं आना है, ठीक है, ओके। साथ का मतलब है अगर साथ में दिया गया है तो क्वार्टर में रहने, 15 दिन क्वार्टर में रहने के बाद उसको क्या किया जाएगा, अतिरिक्त पहरा या ड्रिल इत्यादि कराया जाएगा, ठीक है। या तीसरा, हो सकता है कि उसको किसी साधारण वेतन से वंचित कर दिया जाए, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा कुछ करके उसका वेतन काट लिया जाए, इतने दिन का वेतन काट लिया जाए, ठीक है। उसका कोई विशेष उपलब्धि थी, कोई मान लो उसको उपलब्धि थी, कोई अवार्ड मिला था, या कोई पद दिया गया था, प्रमोशन हुआ था, ठीक है, वो उससे छीन लिया जाए। और ओके, उसका वार्षिक वेतन, जो वार्षिक वेतन में वृद्धि होती है, ठीक है, वार्षिक वेतन में जो वृद्धि होती है, या हो सकता है उसका प्रमोशन होने वाला हो, उसको भी रोक दिया जाए, ठीक है। अब देखो, उसको पढ़ने से पहले हमने पर वापस चलते हैं, ठीक है, पहले इसको देखते हैं फिर हम बताते हैं क्या है, ओके। यहाँ लिखा था अवर अधिकारी, तो उसके पद से हटाया जाना सेक्शन 7 में दिया है। कोई अधीनस्थ अधिकारी जो अपने कर्तव्य का शिथिल, लापरवाही या अपने आप को अयोग्य बना ले रहा है, उसको अपने पद से हटा दिया जाना, निलंबित इत्यादि कर दिया जाना। प्लस अगर वो पद से हटाया जा रहा है, हो सकता है उसको कुछ और भी दंड दिया जाए, हो सकता है सिर्फ जो निजी दंड हम देखे हैं उसमें से कोई एक दंड या उससे अधिक दंड, जैसे उसका 1 माह का वेतन काट लिया जाए, या उसे अतिरिक्त पहरा अतिरिक्त कार्य करवाया जाए, ड्रिल वगैरह कराया जाए, और साथ ही साथ 15 दिन के लिए क्वार्टर में परिरोध कर दिया जाए, या परिरोध मतलब उस क्वार्टर से बाहर नहीं आना आपको, ठीक है। और हो सकता है कि क्वार्टर वाला ही सिर्फ किया जाए और श्रम न दिया जाए, हो सकता है सिर्फ श्रम दिया जाए, क्वार्टर न दिया जाए, ठीक है। हो सकता है उसका कुछ साधारण वेतन, मतलब साधारण वेतन का मतलब होता है कुछ दिन का वेतन, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसको कोई विशेष उपलब्धि या पद पद दिया गया था उसको वापस ले लिया जाए, उसका वार्षिक वेतन वृद्धि जो हर साल होती है या पदोन्नति, इसको रोक दिया जाए। अब देखो,
ये सेक्शन शुरू से लेकर अभी तक बात कर रहा है अवर अधिकारी की, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी। तो ये वाले रिकॉर्डिंग मैंने शायद नहीं की है, देख लेते हैं क्या रिकॉर्डिंग में की है। चलो, ये देखा था, निम्न पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 7 के अंतर्गत नहीं आएंगे। पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस सहायक महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक। क्यों? क्योंकि इनको संविधान के आर्टिकल 311 311 में संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो कौन से ऑफिसर आएंगे? तो पुलिस अधीक्षक के नीचे के सभी ऑफिसर अवर अधिकारियों में आएंगे। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन 8 और सेक्शन 8 ए और 28। ये क्लासेस हम लोग कल करेंगे। इसके आगे का आई होप ये एक लंबी क्लास कर लें और कल ये पुलिस एक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फिर तुम लोग का बीएनएस स्टार्ट करते हैं। चलो, और सीआरपीसी वाली क्लास में साथ में पढ़ना है, बट हम लोग चूंकि नया बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो बीएनएस के साथ में पढ़ेंगे इसको। ओके, चलो।